बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हंगामी समाअत करते हुए हुकूमत को यह हिदायत की है कि आइन के आर्टिकल 95 पर मनवन अमल किया जाए और इसके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका पस मंज़र यह है कि गुज़श्ता रोज़ जब सिंध हाउस पर पीटीआई के मुश्तइल वर्कर्स ने हमला किया और वहाँ मौजूद एमएनएस को हरासा किया, तो उस पर नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने, लेकिन अज़ ख़ुद नोटिस लेने के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त थी हुकूमत को जलसों से रोकने और अमन व अमान की सूरत हाल को मेंटेन रखने के लिए, वो जो समाअत के लिए मुकर्रर थी पीर के रोज़, उसको आज हफ्ते के रोज़ मुकर्रर कर लिया। और हफ्ते का दिन वो दिन होता है जब सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर मुकदमात की समाअतें नहीं हुआ करती। जजेस सिर्फ चैम्बर वर्क करते हैं और अपने ऑर्डर्स लिखते हैं और दीगर इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देते हैं। लेकिन अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर उस मामले पर फौरी समाअत की जा सकती है। माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं और ये एक और मिसाल बनी। अब आर्टिकल 95 क्या है जिस पर अमल की हिदायत की गई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी है। और आइन के आर्टिकल 95 का तकाज़ा यह है कि जो रिक्विजिशन जमा करवाई गई है इजलास बुलाने की अपोजिशन की जानिब से, आइन के मुताबिक उस इजलास को बुलाए जाने की मुद्दत 14 दिन है और उसके बाद अगर वो आखिरी दिन इजलास बुलाया जाता है तो 3 दिन या 7 दिन उस पर बहस होगी और 7वें दिन या चौथे दिन उस पर वोटिंग होगी। एक हफ्ते का मार्जिन बहरहाल हुकूमत को मिलता है 14 दिन इजलास बुलाने के बाद। लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ इस किस्म के दावे सामने आ रहे थे कि जो एमएनएज़ हैं या तो उनको पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जो हुकूमती अरकान है, ताकि अपोजिशन के साथ जो अरकान जाएँ सिर्फ वो हों और वो उनकी तादाद कम हो और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाए। या तहरीक और दूसरा जो इक़दाम लेने जा रही थी हुकूमत वो ये था कि इजलास बुलाने में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जाएँ और इतनी ताख़ीर कर दी जाए कि इस दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ हरबों से अपने मुनहरिफ अरकान को और इत्तेहादी जमातों को वापस अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएँ। इस ज़िम्न में गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग भी हुई जिसमें एक हसास अदारे के बड़े 3 और एक वज़ीर आज़म चौथे ये मौजूद थे। और जो ज़राए की इत्तला है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ से ये इस्तदा की कि उनकी मदद की जाए और सालसी की दरख्वास्त दायर की कि उनके मुनहरिफ अरकान को मनाने में उनकी मदद की जाए और इत्तेहादी जमातों को भी राज़ी किया जाए। लेकिन ज़राए के मुताबिक इमरान ख़ान साहब को अपनी इस इस्तदा की मंजूरी में नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्हें साफ कह दिया गया कि फ़ौज न्यूट्रल है और सियासी मामलात में आपने जो करना है वो आप ख़ुद करेंगे। बातें कुछ और भी हुई जिनके मुताबिक ग़ालिबन कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वज़ीर आज़म कोई इंतहाई इक़दाम करें और आर्मी चीफ़ को रिमूव करने के बारे में भी कोई स्टेप फ्रस्ट्रेशन में ले सकते हैं। लेकिन आर्मी चीफ़ का ये कहना था कि अगर आप ये समझते हैं कि हम इसके पीछे हैं तो मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। लेकिन 23 मार्च की परेड है और ओआईसी है, इन 2 दिनों में तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होने जा भी रहा है तो वो 23 मार्च के बाद ही कुछ होगा। ताहम जो आज की सुप्रीम कोर्ट की मूव है जिसमें हंगामी तौर पर वो पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट बार ने जल्द से रोक कर अमन व अमान के क़याम के लिए दायर की थी, सिंध हाउस पर हमले के तनाज़ुर में टेकअप की गई, उसमें ख़ास तौर पर यह हिदायत की गई अपने हुक्म में कि हुकूमत एक तो अमन व अमान जो है उसको मेंटेन करे और कोई ऐसा इक़दाम ना करे, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, जिससे अमन व अमान में खलल पैदा हो और आइनी प्रोसेस में खलल पैदा हो। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि सियासी तौर पर जो भी कुछ हो रहा है इस मुल्क में उससे हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ आइन की पासदारी के लिए यहाँ मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि जो आइन की
क्लासेज हैं, आइन के आर्टिकल हैं, उन पर उनकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। और ख़ास तौर पर तस्करा किया गया आइन के आर्टिकल 95 का, जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद माज़रत ख़्वाह हूँ पार्लियामेंट में जमा करवाई जा चुकी है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि हुकूमत जो ये मंसूबा बना रही थी और जो हुकूमत के वज़रा MNAs को डरा रहे थे कि अब आपको अवाम के समंदर में से गुज़र के पार्लियामेंट जाना पड़ेगा और अगर वोट किया तो उसी समंदर में से गुज़र के वापस आना पड़ेगा, वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। ना कोई समंदर होगा और ना ही पार्लियामेंटेरियंस के लिए कोई रुकावट होगी। हिदायत की गई है कि आइन के आर्टिकल 95 के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए, यानी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाए, 3 दिन उस पर बहस करवाई जाए और उस पर वोटिंग करवाई जाए। और वोटिंग में अगर PTI के अरकान वोट करना चाहते हैं तो उनको वोट करने से नहीं रोका जा सकेगा। ये सवाल जो है, इस हवाले से चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आप 63A की तशरीह के लिए भी कोई रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं। मकसद यही था कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम इस हवाले से कोई वजाहत करें कि आइन का मंशा क्या है, कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को वोट देने से पहले रोका जा सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंस तैयार कर रहे हैं और वो पीर के रोज़ दायर करेंगे। उन्हें कहा गया कि आप पीर के रोज़ इसको दायर कर दें ताकि हमें इस पर सोचने समझने का वक्त मिले और हम इस पर कोई फ़ैसला दे सकें। नाज़रीन, अपने अदालती रिपोर्टिंग का जो मेरा तजर्बा है उसके हिसाब से जो मुझे अंदाज़ा हुआ है, ये सिर्फ अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ कि सिर्फ अंदाज़ा है जो कि गलत भी हो सकता है। अंदाज़ा मुझे ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहती है कि 63A की वो तशरीह कर दे, फौरी तौर पे कर दे, ताकि हुकूमत के पास ऐसा कोई जवाब बाकी ना रहे कि उन्हें इल्म नहीं था और चूँकि उनके अरकान मुनहरिफ हो चुके थे और वो ये समझते थे कि अब ये वोट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वोट करने से रोका गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A की तशरीह आ जाएगी जो कि वाज़ेह है और ये वो यही है कि वोट करना हर शहरी का, हर पार्लियामेंटेरियन का हक़ है और उसको उसके इस हक़ से महरूम करना दरअसल आइन के किसी शिक को वायलेट करने के मुतरादिफ है। तो जब इस किस्म की तशरीह आ जाएगी कि पार्लियामेंटेरियंस को वोट करने से नहीं रोका जा सकता, तो हुकूमत इन पार्लियामेंटेरियंस को वोट करने से भी नहीं रोकेगी और तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए। नाज़रीन, फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है वज़ीर आज़म की कि उन्होंने अपने 14 अरकान को शो काज नोटिस जारी कर दिए हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में जो लतीफ़ा है पोशीदा, अब वो आप सुन लें। उन्हें कहा गया है कि ये 14 अरकान जिनका TV के इंटरव्यू से पता चला है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, वज़ीर आज़म के सामने पेश हों और अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करें। अब जो अरकान पार्टी छोड़ चुके हैं वो वज़ीर आज़म के सामने जाएंगे नहीं पेश होने के लिए। क्या वो पागल हैं कि वहाँ जाएं और वहाँ बाउंड हो जाएं या बंद कर दिए जाएं वोटिंग होने तक? और जब जाएंगे नहीं तो वज़ीर आज़म ला मोहल्ला अगला स्टेप ये लेंगे कि उन्हें अपनी पार्टी की रुकनीत से ख़ारिज कर देंगे। लेकिन कानून के मुताबिक वो सिर्फ उन्हें अपनी पार्टी की रुकनीत से ख़ारिज कर सकते हैं, पार्लियामेंट की रुकनीत से ख़ारिज नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट की रुकनीत से जब वो ख़ारिज नहीं होंगे तो फिर वो धड़ल्ले से सीना तान के पार्लियामेंट में जाएंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। तो जब ऐसी सूरत में कि वो पार्टी से निकाल दिए गए होंगे और वोट करेंगे तो उन पर 63A का इतलाक़ वैसा ही नहीं होगा। वो कहेंगे कि हम तो पार्टी के रुकन ही नहीं रहे थे, हम आज़ाद थे, तो हम जहाँ मर्ज़ी वोट करें। और दूसरी सूरत में जब वो पार्टी से भी निकल जाएंगे 14 अरकान, तो ये हुकूमत जो सिर्फ इत्तेहादियों समेत 12 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी है, वो 14 वोटों की अक़लियत में तब्दील हो जाएगी और वैसे भी वज़ीर आज़म वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी वज़ीर आज़म अब जो भी इक़दाम करेंगे वो उनके ख़िलाफ़ ही जाएगा और इससे ज़ाहिर ही होता है कि उनकी वज़ारत उज़्मा बक़ौल अपोजिशन इस वक्त अब ख़त्म हो चुकी है। वो
ڈی فیکٹو وزیر اعظم کے طور پر چل رہے ہیں، اور جب تک ووٹ نہیں ہو جاتا وہ ڈیجورا بھی چلتے رہیں گے، لیکن اب ووٹ ہونا ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے آج، جبکہ کاف لیگ نے بھی اپنا اندیا دے دیا ہے، ایم کیو ایم بھی واضح ہو گئی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بلوچستان میں بھی تحریک عدم اعتماد لائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ واضح ہیں۔ بہرحال جلسے کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ کسی قسم کی ایسی لا قانونیت نہیں ہونے دی جائے گی جس سے امن و امان کو اندیشہ ہو، اور آرٹیکل 95 کے حوالے سے بھی انہوں نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ کوئی بھی کام آئین اور قانون کے دائرے سے باہر جا کر نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے گا۔ جلسے کی کیا صورتحال ہے؟ 23 کو حکومت اپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے یا نہیں، اور 27 کو حکومت کو جلسہ کرنے دیا جائے گا یا نہیں؟ اس پہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی سامنے کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے سوائے اس کل والے واقعے کے جو ہمیں میڈیا سے پتہ چلا کہ سندھ ہائی کورٹ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اس کے بارے میں رپورٹ طلب کی گئی آئی جی سے کہ وہ اس کی تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 10-12 لوگ آئے تھے، انہیں روکا گیا تو 20 اور آ گئے جنہوں نے وہاں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، اور انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا، ان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، لیکن وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایک پبلک پراپرٹی پر اگر کچھ لوگ حملہ آور ہوں تو کیا یہ قابل ضمانت جرم ہے؟ اس پر بھی سماعت ہوگی جب آئی جی کی رپورٹ آ جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ضمانت کیسی ہوئی، انہوں نے اس پر کیا کیا دفعات لگائیں، اور جو کہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی ایف آئی آر درج کرنے کی رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی رجسٹرار سندھ ہاؤس کی جانب سے، اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، بلکہ حکومت کے رکن کی ایما پر ایک بے ضرر سی ایف آئی آر درج کر کے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ ابھی ختم ہوا نہیں ہے، پیر کو آئی جی کی رپورٹ آئے گی اور اس کے مطابق سپریم کورٹ کو اس پہ حکم جاری کرے گی، جبکہ اپوزیشن بھی 22A کی درخواست لے کر ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ ایس ایچ او کو حکم دیا جائے کہ وہ کنٹرولر سندھ ہاؤس کی درخواست پر مقدمہ درج کرے، جو کہ درخواست وصول کر لی گئی لیکن ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے اپوزیشن پارٹیز کو، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اے این پی اور بی این پی شامل ہیں، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ جو اپنے جے یو آئی فے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ جو اپنے 23 مارچ کے جلسے کے حوالے سے اعلانات کر رہے ہیں وہ ان کا ارادہ کیا ہے اور اس پر ان کا موقف کیا ہے۔ ان کا 23 پیر کے دن جب وہ لوگ بھی آ کے اپنا موقف بیان کریں گے اور اٹارنی جنرل کا بھی موقف سامنے آ جائے گا تو جلسوں کے حوالے سے بھی عدالت کوئی واضح ہدایت جاری کرے گی۔ ناظرین، پیر کے روز اس اہم ترین سماعت میں کیا ہوتا ہے اور کیا عدالت فیصلہ حکم جاری کرتی ہے اور کس کروٹ بیٹھتا ہے تحریک عدم اعتماد سے پہلے کے اقدامات کا یوں، جو بھی سچویشن ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔